तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये असमिया लोग हैं कौन? अब देखिए, इसका जवाब कोई सीधी सादी एक लाइन की बात नहीं है। ये तो उन अनगिनत धाराओं की तरह है जो मिलकर एक विशाल नदी को जन्म देती हैं। ब्रह्मपुत्र की घाटी, सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हजारों सालों से अलग अलग सभ्यताओं का संगम रही है। आज हम इसी घाटी की गहराइयों में उतरने वाले हैं, एक ऐसी पहेली को सुलझाने जो पहचान, पलायन और एक दूसरे में घुल मिल जाने की कई परतों से बनी। असम की घुमावदार नदियों और हरी भरी घाटियों के नीचे एक कहानी छिपी है, एक ऐसी कहानी जो समय जितनी ही पुरानी है। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? असम के लोगों के लिए ये सवाल हजारों साल के सफर, जीत और मिलाप की एक बहुत ही पेचीदा पहेली की तरफ ले जाते हैं। तो आज चलिए इतिहास के जासूस बनते हैं और सुरागों के पीछे चलकर इस अविश्वसनीय कहानी की परतें खोलते हैं। तो चलिए अपने सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये असमिया लोग आखिर हैं कौन? क्या वे एक ही समूह है या उनकी पहचान कई धागों से बुनी हुई एक खूबसूरत चादर की तरह है? और इसी कहानी के दिल में एक और जरूरी सवाल है, एक ऐसा सवाल जो शायद सब कुछ बदल दे। क्या बोडो लोग हमेशा से वहां थे? क्या वो इस जमीन के असली बाशिंदे थे? इस सवाल का जवाब हमारी पूरी पड़ताल की नींव है। सोचिए, ब्रह्मपुत्र घाटी एक तरह का चौराहा था जहां इंडिया, तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया से लोग आए और बस एक दूसरे में मिलते चले गए। तो सवाल यह है कि इस चौराहे पे सबसे पहले कौन पहुंचा? चलिए, अब हमारी तहकीकात का पहला पड़ाव शुरू होता है। अब हम समय की धूल को हटाकर उन सबसे पहले कदमों के निशान ढूंढेंगे जिन्होंने इस जमीन को अपना घर बनाया था। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले यहाँ के भूगोल को समझना होगा। ब्रह्मपुत्र घाटी की कल्पना एक बहुत बड़े गलियारे के तौर पर कीजिए जिसके एक छोर पर पहाड़ हैं। सदियों से लोग इस गलियारे में आते रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था, तो वो यहीं बस गए और ये जगह एक अनोखा मेल्टिंग पॉट बन गई। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग संस्कृतियां मिली, टकराईं और आखिरकार एक होकर कुछ बिल्कुल नया बन गईं। तो हमारी जासूसी का काम शुरू कहाँ से होता है? इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, घाटी के सबसे पहले निवासियों की तलाश में। वो लोग उस नींव की तरह हैं जिस पर बाकी सब कुछ बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोडो लोगों की। अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये हमें बताती है कि ब्रह्मपुत्र घाटी में कब कब लोग आकर बसे। ऑस्ट्रोएशियाटिक लोग 3000 ईसा पूर्व से भी पहले आए, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है बोडो लोगों का आना, जो 2000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ये बाद में आने वाले इंडो आर्यन और ताई अहोम समूहों से हजारों साल पहले की बात है। मतलब वे यहाँ पहले थे और उन्होंने एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। लेकिन सवाल ये है कि हम उन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं जिन्होंने कोई लिखा हुआ इतिहास ही नहीं छोड़ा, ना कोई किताबें, ना कोई दस्तावेज? जवाब है, हम जमीन को ही पढ़ते हैं। इतिहास के सुराग अक्सर हमारे चारों ओर, हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे होते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है। इन नामों पर गौर कीजिए: दिहिंग, दिखो, दिसांग, दिबांग, दिमापुर, दिगारो। ये असम के बड़ी नदियां और शहर हैं। क्या आपको इनमें कुछ एक जैसा लग रहा है? कोई पैटर्न? बिल्कुल सही, वो दी की आवाज ये हर नाम में है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दी का मतलब बोडो कचारी भाषा में होता है पानी। ये एक जबरदस्त सुराग है। इसका मतलब है कि बोडो लोगों ने ही इस पूरे इलाके को, इसकी सबसे बड़ी पहचान यानी इसकी नदियों को नाम दिया। वो यहाँ के पहले बड़े समूह थे। तो हमारा एविडेंस बोर्ड क्या कहता है? देखिए, जगहों के नाम बताते हैं कि बोडो ने ही जमीन को नाम दिया। दीमापुर के पुरातात्विक खंडहर एक बहुत ही विकसित बोडो सभ्यता का सबूत देते हैं और महाभारत जैसे पुराने ग्रंथों में किरात का जिक्र बताता है कि बोडो एक जाने माने योद्धा थे। सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, बोडो इस क्षेत्र की नींव थे। मामला साफ है। तो कहानी में अब एक नया मोड़ आता है, एक नई लहर आती है जो अपने साथ एक नई संस्कृति, एक नया सोशल स्ट्रक्चर लेकर आती है और इस तरह इस इलाके की पहचान पर एक और परत चढ़ जाती है। यहाँ एंट्री होती है कामरूप साम्राज्य की। ये इस इलाके का पहला बड़ा हिस्टोरिकल स्टेट था।
और इसने एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं संस्कृतिकरण। ये सिर्फ कल्चर का अदला बदली नहीं था, ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें वहां के लोकल आदिवासी समूहों ने धीरे धीरे हिंदू धर्म, उसके रीति रिवाज और संस्कृत भाषा को अपनाना शुरू किया और इसी से एक नई मिलीजुली पहचान ने जन्म लिया। और हाँ, हमारे पास इसके पक्के सबूत भी हैं, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। 5वीं सदी का उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन वो बताता है कि संस्कृत कोट की भाषा बन चुकी थी। फिर 7वीं सदी की निधनपुर कॉपर प्लेट्स, इनसे पता चलता है कि राजपाट बाहर से ब्राह्मण परिवारों को लाकर बसा रहा था। और सबसे मजेदार तो म्लेच्छ वंश की कहानी है। ये थे तो बोडो कछारी ही, लेकिन जब सत्ता में आए तो इन्होंने हिंदू नाम और रीति रिवाज अपना लिए। कमाल है ना। इंडो आर्यनों का आना कोई सीधी सादी जीत नहीं थी, बल्कि यह धीरे धीरे घुलने मिलने की एक प्रक्रिया थी जिसे संस्कृतिकरण कहते हैं। इसे कल्चरल डांस की तरह समझिए, जहां दो समूह एक दूसरे के स्टेप्स सीखते हैं और आखिर में मिलकर एक नया डांस बना लेते हैं। ये कल्चर को अपनाने और एक दूसरे में समा जाने की प्रक्रिया थी, जिससे एक मिला जुला समाज बना। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है म्लेच्छ राजवंश। यहाँ क्या हो रहा था, बोडो कचारी सरदार ताकत और सम्मान पाने के लिए संस्कृत नाम और हिंदू टाइटल अपना रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय शासक एक बड़े सांस्कृतिक ढांचे में शामिल हो रहे थे और दोनों दुनियाओं की अच्छी चीजों को मिला रहे थे। और इस प्रक्रिया का अगर कोई ठोस सबूत चाहिए तो वो है 5वीं सदी का उमाचल रॉक शिलालेख। ये सिर्फ एक पत्थर पर लिखावट नहीं है, ये घाटी में संस्कृत और हिंदू धर्म की मौजूदगी का पहला पक्का सबूत है। ये एक नए सांस्कृतिक दौर की शुरुआत का संकेत था। तो बोडो नींव रखी जा चुकी थी, इंडो आर्यन परत भी जुड़ गई थी, लेकिन एक और समूह आने वाला था। एक ऐसा समूह जो इस क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल देगा और इसे इसका आज का नाम देगा। अब हम बात करते हैं अहोमों की। 13वीं सदी में पटकाई पहाड़ियों के उस पार से एक और जबरदस्त ताकत आती है। एक ऐसा समूह जिसने न सिर्फ एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, बल्कि असम को उसका नाम भी दिया। बात है साल 1228 की। एक ताई राजकुमार, नाम था सुकाफा, अपनी सेना के साथ घाटी में दाखिल होता है। ये लोग अपने साथ एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम लेके आए और लोगों को एक साथ जोड़ने का एक बिल्कुल ही नया तरीका भी। अब ये जो है, ये बहुत दिलचस्प है। ये हमें एक पहचान बनाने के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल दिखाता है। एक तरफ संस्कृतिकरण जो धर्म और कल्चर के जरिए काम कर रहा था, एक तरह की सॉफ्ट पावर। दूसरी तरफ था अहोमीकरण जो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था। अहोम राजाओं ने लोकल कबीलों में शादियां की और उन्हें सीधे अपने समाज का हिस्सा बना लिया। साल 1228 में सुकाफा नाम का एक बहादुर ताई राजकुमार अपने 9000 लोगों के साथ खतरनाक पटकाई पहाड़ों को पार करके ब्रह्मपुत्र घाटी में दाखिल हुआ। लेकिन वो सिर्फ एक हमलावर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा रणनीतिकार था। उसने सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया, उसने स्थानीय बोडो जनजातियों जैसे बुराई और मोरान के साथ गठबंधन किया। कूटनीति और शादियों के जरिए उसने अहोमीकरण की एक अनोखी प्रक्रिया शुरू की, यानी लोगों को एक नए राज्य में जोड़ना। तो यहाँ दो अलग अलग ताकतें काम कर रही थी। एक तरफ था संस्कृतिकरण जो धर्म और संस्कृति से जुड़ा था, जिसे ब्राह्मण पुजारी फैला रहे थे। ये दिलों और दिमागों को जीतने जैसा था। दूसरी तरफ था अहोमीकरण जो राजनीति और सामाजिक एकता से जुड़ा था, जिसे अहोम राज्य लागू कर रहा था। ये एक टीम बनाने जैसा था। दोनों ने ही असमिया समाज को गढ़ा, लेकिन बहुत अलग अलग तरीकों से। और फिर आया साल 1536। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस साल अहोमों ने शक्तिशाली बोडो कचारी राजधानी दीमापुर को तबाह कर दिया। इसके बाद घाटी में शक्ति का संतुलन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो इतिहास, भाषा, पुरातत्व हमने सारे सुराग देख लिए हैं, पर अब वक्त है हमारी इस तहकीकात के आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव का। अब मॉडर्न साइंस इस हजारों साल पुरानी कहानी पर अपनी फाइनल मोहर लगाने वाला है। और ये रहा सबूत सीधा हमारे डीएनए से। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारे डीएनए में ना कुछ मार्कर होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज दुनिया के किस हिस्से से थे। ये चार्ट OM134 नाम के एक ऐसे ही मार्कर को दिखा रहा है जो ईस्ट एशिया का एक पक्का जेनेटिक सिग्नेचर है। अब मजे की बात देखिए, ये मार्कर सिर्फ बोडो आबादी में ही बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि असमिया जाति के हिंदुओं में भी काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। ये एक जीता जागता साइंटिफिक सबूत है कि इन दोनों ग्रुप्स में एक गहरा बायोलॉजिकल कनेक्शन। ये तो एक जेनेटिक स्मोकिंग गन है।
तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि असमिया जाति के हिंदुओं की जेनेटिक जड़ें भारत के दूसरे जाति समूहों के मुकाबले पूर्वोत्तर की जनजातियों से कहीं ज्यादा मिलती हैं। वे एक ही परिवार के पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। ये जनजाति जाति निरंतरता सिद्धांत का जीता जागता बायोलॉजिकल सबूत। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, असमिया होना किसी एक जड़ से आने के बारे में नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की तरह है जो कई धाराओं से मिलकर बनती है। ये बायोलॉजिकल और कल्चरल मिलाप का एक साझा सफर है। तो चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या बोडो लोग वहां थे? जवाब है एक जोरदार और जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हाँ, वे न सिर्फ वहां थे बल्कि वे वो आधारशिला थे, वो नींव थे जिस पर असमिया पहचान की पूरी इमारत खड़ी हुई। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम ये महसूस करते हैं कि पहचान शुद्धता के बारे में नहीं है बल्कि मिलावट और संगम का एक सुंदर जटिल इतिहास है, तो ये आज हमारे खुद को और दूसरों को देखने के तरीके को कैसे बदलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये पूरी जानकारी दिलचस्प लगी होगी। देखने और चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो काम का लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे काम को जरूर सपोर्ट करें। आपका यही सपोर्ट इस चैनल को आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।